हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? In fact, balance of payment is a statement showing as per the principle of double entry bookkeeping all the international transactions caused inflow and outflow of foreign currencies। यानी व्यापार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, इंटरनेशनल ट्रेड के कारण, इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज आइदर बायलैटरल, यूनिलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रांजैक्शंस होता है, गवर्नमेंट लेवल पे होता है एक्टिविटीज़। तो इन सारे एक्टिविटीज़ के कारण फॉरेन करेंसीज का आना और फॉरेन करेंसीज का बाहर जाना, तो ये दोनों ही में इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज जो होता है क्रॉस द बाउंड्री, उसी चीज को, उसी घटना को डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है एक स्टेटमेंट के जरिए, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ऑल द फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लोज under this statement, balance of payment, are presented in three heads of transactions. First is current account transactions, second is capital account transactions, or third is financial account or official reserve account. Mainly there are transactions the transactions are presented in two heads, that is current account heads and capital account heads. Later it will be discussed more. Now balance of payment is a statement showing international flow of funds, both inflow and outflow, in foreign currencies affected due to unilateral, bilateral and multilateral transactions held by the रेसिडेंट ऑफ होम कंट्री। अपने यहाँ का जो रेसिडेंट है वो फॉरेन के, अब्रॉड के किसी भी कंट्री के रेसिडेंट के साथ जो मल्टीलेटरल, यूनिलेटरल या बायलेटरल ट्रांजैक्शंस हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसी बिजनेस के जरिए या ट्रेड के जरिए या अदर एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के जरिए, उसी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ करेंसीज को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में प्रेजेंट करने के तरीका को, वे को हम या रिकॉर्ड कीपिंग को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, क्रेडिट जो है जितना भी फॉरेन करेंसीज आता है, सपोज कीजिए अगर एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, तो स्वाभाविक है जिन विदेशों में हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट का, यहाँ का ट्रेडर करेगा, वह फॉरेन करेंसी में पेमेंट मिलेगा। जो कॉमन फॉरेन करेंसी लागू है, इन्फोर्स्ड है, या तो यूरो डॉलर होगा या अमेरिकन डॉलर होगा। तो डॉलर में जो पेमेंट आया, तो हम तो व्यापारी इंडिया के हैं, तो स्वाभाविक है कि डॉलर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? इंडियन करेंसी में। तो यही फॉरेन एक्सचेंज आया। अब फिर अगर किसी व्यापारी को इंपोर्ट करना है, रॉ मटेरियल मंगवाना या कैपिटल गुड्स मंगवाना है, नया टेक्नोलॉजी किसी क्षेत्र का मंगवाना है, तो उसे उस कंट्री के फॉरेन करेंसी में यानी कॉमन करेंसी में पे करना होगा। तो इंडियन रुपीज हम देंगे बैंक को, आरबीआई को, और बदले में क्या लेंगे? उस कंट्री का जो कॉमन करेंसी है उसको लेंगे। तो कॉमन करेंसी खरीदने में हम रुपया पे करते, तो इससे क्या होता है कि वो करेंसी हमें मिलता है जिससे हम फॉरेन से इंपोर्ट कर पाते। ये दोनों जो क्रिया है इसमें इन भी हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है। हम विदेश से मंगाते भी हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम विदेशों में हमारे यहाँ का होम कंट्री का जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वह फॉरेन में कई एक कंट्री में एक साथ
सेटअप देते हैं अपने बिजनेस का, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना मनी जो इंडिया में है, इंडियन करेंसी में उनके पास है, वह कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? विदेशों में ख़रीद रहे हैं, लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप दे रहे हैं। तो ये सारे सेटअप में वहाँ के करेंसी का खर्च उनको चाहिए पैसा, तो ये कन्वर्ट करना होता है। ये आरबीआई को और इंडियन करेंसी देंगे, बदले में फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी खर्च हुआ, इंडिया का जो मुद्रा भंडार है फॉरेन एक्सचेंज का वो खर्च हुआ। तो जब भी हम फॉरेन में, अब्रॉड में इन्वेस्ट करते हैं तो खर्च होता है फॉरेन एक्सचेंज, और जब भी अब्रॉड से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई लाया जाता है, तो फिर डॉलर में आता है और रुपये का डिमांड होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज कभी हमारे पास सरप्लस में वृद्धि हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज भंडार में, और कभी जो है सो डेफिसिट यानी कमी आ जाती है उसमें। तो एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपके किसी कंट्री के इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमिकल स्टेटस इस कंट्री का क्या है, इसके ट्रेड सिचुएशन क्या है, कितना बैलेंस इकोनॉमी है, उन तमाम बातों को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए प्रत्येक कंट्री के जो मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा टाइम टू टाइम ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें बैलेंस देखा जाता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल है या नहीं है, सरप्लस है, डेफिसिट है, इस क्या पोजीशन शो कर रहा है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने सारे एक्सपोर्ट हुए उससे कितना फॉरेन करेंसी आया, और जितने सारे यूनिलैटरल पेमेंट हुए उसमें कितना गया, जितना एक इंपोर्ट के वजह से गया, कितना यूनिलैटरल पेमेंट रिसीव किया इंडियन रेसिडेंट ने, उससे कितना आया, ये दोनों में कंपैरिजन करके लास्टली बैलेंस ड्रॉ किया जाता है। एक्चुअली बैलेंस्ड इकोनॉमी तो वो होगा जो जीरो होगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन अक्सर हाँ ऐसा आइडियल सिचुएशन रेयर देखने को मिलता है। इसीलिए क्योंकि अगर आप जो कंट्री बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर है यानी सेल्फ डिपेंडेंट है, सारे चीज़ का प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल सब चीज़ में, साइंटिफिक, रक्षा सब मामले में अगर वो साउंड पोजीशन में है, डेवलप्ड है, तो उसको दूसरे पर डिपेंडेंसी कम हो जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी अपने यहाँ है, खाद्यान्न प्रोडक्ट भी अपने यहाँ, मिनरल्स, माइंस सब चीज़ अपने यहाँ, और सबके दोहन करने में हम सक्षम भी हैं, टेक्नोलॉजी भी उतना अपडेटेड हमारा है, तो फिर हम दूसरे जगह से तो मंगाएंगे नहीं, मिनिमम इंपोर्ट होगा। तो उस कंपनी का जीडीपी, उस कंपनी का इकोनॉमी, उस कंपनी का ओवरऑल इकोनॉमी, उस कंपनी का फॉरेन एक्सचेंज भंडार जो है, रिजर्व जो है, वो बढ़ता चला जाता है। तो इस वास्ते कि किसी कंट्री का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव से, जिस पे चर्चा हम आगे पॉइंट वाइज करेंगे, उसके कारण ये प्रत्येक कंट्री को अपना बैलेंस के मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य होता है, आवश्यक। यानी प्रिपेरेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नेसेसरी फॉर एवरी कंट्री because and it is because it reflects the status, economic status of the country, its whether it is going to be expand, its economy is going to be expand, आपके परचेजिंग पावर को दर्शाता है कि आपके पास क्रय क्षमता कितना है। इवन इन वर्स्ट सिचुएशन लाइक कोरोना इफेक्ट, इस समय भी हमारे पास अगर पर्याप्त मुद्रा भंडार है तो हम कहीं से कुछ भी खरीद के ला सकते हैं, आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, वह इलाज के लिए मेडिसिन भी नहीं खरीद सकता, तो वहाँ की स्थिति क्या हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि फॉरेन करेंसी रिजर्व कितना एक्सपैंड कर रहा है ईयरली, वो आपके इकोनॉमी के एक्सपेंशन को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। और जहाँ करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा होता है, ग्लोबल इन्वेस्टर वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, चूँकि उस माना जाता है कि वहाँ का इकोनॉमी साउंड है और फ्लक्चुएशंस कम होंगे, स्टेबिलिटी मार्केट में अधिक होगा, ग्रोइंग ओरिएंटेशन ज़्यादा होगा, इसलिए इन्वेस्ट करना वहाँ फ़ायदा है। तो ऐसे कंट्री को फॉरेन इन्वेस्टमेंट
इन इंडिया इनटू द कंट्री का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, जिसका एडवांटेज और ज़्यादा साउंड पोजीशन में कंट्री का इकोनॉमी चला जाता है। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपने देखा इन डबल एंट्री के डेबिट क्रेडिट फॉर्म में, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये वर्टिकली भी दिखाया जा सकता है, दोनों प्रकार से। ओके, अब हम देखेंगे कि क्यों आवश्यक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नेसेसरी टू बी प्रिपेयर्ड। तो पॉइंट वाइज उसका देख लीजिए, हालांकि चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। तो नीड क्यों आवश्यक है, वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट इज नेसेसरी फॉर अ कंट्री। तो ड्यू टू दीज एडवांटेजेस बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटिस्फाइज following objectives, that's why it is needed by every country to be prepared by its monetary authority, है ना। एज सबसे पहला है एज इट रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, यानी आपके विदेशी मुद्रा भंडार में यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितनी बढ़ोतरी हुई किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, आपका सरप्लस रिजर्व में कितना गया, आपका माउंट अप हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये इस बात को स्पष्ट बता देता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके इकोनॉमिकल स्टेटस को शो करता है, आपके क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर, इंपोर्ट पावर आदि को, यानी पावर ऑफ इकोनॉमी को दर्शाता है। आज इंडियन कंपनी जो कंट्रीज में कोरोना वायरस के वजह से काफ़ी इकोनॉमिकली खराब पोजीशन में जा चुका है, उसके रनिंग बिजनेस को इंडियन बिजनेसमैन खरीद सकते हैं अगर इंडिया के पास पर्याप्त करेंसी है, तो फॉरेन करेंसी है, रिजर्व है, तो चूँकि वो हमारे पावर ऑफ परचेजिंग को दर्शाता है, तो हमारे पास अवेलेबल है फॉरेन करेंसी, आराम से पे करके हम फॉरेन कंट्रीज के बिजनेस हाउस को परचेज कर सकते हैं और उसका एडवांटेज, बिजनेस इकोनॉमी एक्सपेंड करने का एडवांटेज ले सकते हैं। दूसरा, एज इट रिफ्लेक्ट्स वेदर द वैल्यू ऑफ ओन कंट्रीज करेंसी इज अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग। ये ट्रेंड जो शो करता है फॉरेन एक्सचेंज के इनकमिंग एंड आउटगोइंग को, इससे पता चलता है कि हमारा जो होम कंट्रीज करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट के मामले में वो स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। स्वाभाविक है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा तो विदेशी मुद्रा आएगी और इंडियन रुपए खरीदेगी, तब तो इन्वेस्ट इंडिया में करेगी, तो फॉरेन करेंसी से पे करके इंडियन रुपीज़ का डिमांड करेगी इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो नेचुरली रुपया का डिमांड बढ़ेगा, रुपया स्ट्रांग होगा, और जितना रुपया स्ट्रांग होगा मेरा परचेजिंग पावर इंपोर्ट करने का उतना ही अधिक हो पाएगा, है ना। इस तरह से ये पता लगाना आसान हो जाता है कि क्या हमारा रुपीज़ जो है ट्रेड बैलेंस को देखते हुए, ट्रेड सरप्लस को देखते हुए, इस डेफिसिट को देखते हुए कितना रुपया स्ट्रांग हो रहा एवरी डे, वो पता चलता रहता है। एज इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोथ फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसी ऑफ द कंट्री, यानी गवर्नमेंट के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है कि वह इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी में अगर कोई चेंज लाना चाहता है या उसको और ज़्यादा साउंड बना के अधिक एडवांटेज लेना चाहता है, या फिर जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेज लाना चाहता है फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में, तो वो अकॉर्डिंगली जो डेटा प्रोवाइड हो रहा है डबल एंट्री प्रिंसिपल के आधार पर तैयार किए गए बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट के जरिए उसका ऑब्जर्वेशन करते हुए, उसके एनालिसिस करते हुए वो न्यू ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकता है। It enables us to evaluate and analyze the information related therein and to identify whether economy of the country is expanding or not. क्लियर है
कि ये जो सूचनाएं प्रोवाइड करता है इस स्टेटमेंट के जरिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट के जरिए, उन सूचनाओं के आधार पर कोई भी जो एक्सपर्ट हैं वो इवेलुएट करके बता सकते हैं कि क्या व्यापार का इकोनॉमी जो ग्रो कर रहा है या डिग्रोथ है, उसमें रेट है पाया जा रहा है, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और आने वाले कितने वर्षों में जो मोदी सरकार के द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का, वो कब तक हासिल हो सकता है, हम कहाँ हैं अभी और जाना कहाँ है, इसका एवेल्युएशन हो सकता है। इट इंडिकेट्स प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमी, trade and other activities are in the favor of the country or not। ये दर्शाता है कि अभी का जो इकोनॉमी पोजीशन है, इकोनॉमी का ट्रेंड है या ट्रेड का ट्रेंड है या फिर जो है सो अदर गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ का जो ट्रेंड है वह कंट्री के फेवर में किस हद तक है, कंट्री के इकोनॉमी को साउंड बनाने में किस हद तक है, कंट्री के अपलिफ्टमेंट में किस हद तक कंट्रीब्यूशन दे सकता है, इसका वो इस चीज़ को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, इवेलुएट करके पता लगा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इसको भी दर्शाता है। तो क्लियर है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हमने डिस्कस किया। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि ये कैसे प्रेजेंट होता है और उसमें कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। हालांकि हल्का चर्चा तो हम लिए हैं पिछले डिस्कशन में कि उसके करंट अकाउंट हेड होता है, कैपिटल अकाउंट हेड होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हेड होता है। इस दो मेन अकाउंट है करंट एंड कैपिटल, उसमें भी सब हेड्स हैं, उन सब को जानेंगे, यानी कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर वो जानेंगे और उसका स्टेटमेंट भी जानेंगे, सबको डील भी करेंगे कंपोनेंट्स को, जो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा।